आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि अगर जो भी कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, बेसिकली ये उनके लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं और उनको पता नहीं है सारे सिस्टम्स के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसा सिस्टम है, क्या सैलरी है, कैसी सिलेबस होती है, कितनी एज में और कितनी एज तक आप जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि बैंकिंग में आपको 2 जनरली 2 या 3 स्किल्स होते हैं। आई मीन स्किल नहीं कह के आप उसको ग्रेड बताइए। एक होता है ऑफ़िसर ग्रेड जिसे प्रोबेशनरी ऑफ़िसर बोलते हैं, ठीक है? ये ऑफ़िसर ग्रेड है। दूसरा होता है आपको क्लर्क ग्रेड जिसके लिए क्लर्क का एग्ज़ाम होता है और तीसरा होता है स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर एसओ। तो एसओ की ज़रूरत आपको हमेशा नहीं पड़ती है बैंकिंग में, ठीक है? तो अगर उनको ज़रूरत है तो वो आपको इसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकालते हैं, ठीक है? तो अब ये बात है कि सबसे पहले ये एग्ज़ाम सब कंडक्ट कौन करवाते हैं, कैसे होता है? तो अगर आपको थोड़ा भी पता हो या ना हो तो मैं बता दूँ आपको 2011 से पहले क्या होता था कि सारे बैंक्स, जो भी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं आपको सारे गवर्नमेंट इंक्लूडेड बैंक, ठीक है? जितने सरकारी बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और एक और पीएसबी होता है जिसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो हमारे जो एचडीएफसी, एक्सिस बैंक ये सब वगैरह जो हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है? तो 2011 से पहले सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे सरकारी बैंक जो होते थे वो अपने अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन लेते थे। तो 1 साल में कई एग्ज़ाम हो जाया करता था। लेकिन 2011 से क्या हो गया कि इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टाइप करके आ गया जो कि आईबीपीएस कंडक्ट करवाने लगा, ठीक है? आईबीपीएस के लिए आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ibps.in और उस पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? तत्काल मैं आपको ब्रीफ़ कर दूँ इन सारी चीज़ों पे, तो सबसे पहली बात अगर आप बैंकिंग को चुन रहे हैं, ठीक है? तो आप बैंकिंग को क्यों चुन रहे हैं, ठीक है? क्यों आपको बैंकिंग में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए और क्या सैलरी है? तो आपको मैं आगे बताता हूँ कि सैलरी क्या है बैंकिंग में। तो ये देखिए जैसे कि मैं एक टैबलेट बनाया हूँ आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। सैलरी ऑफ बैंकर्स देखिए आईबीपीएस जो है पीओ का सैलरी जो है अभी 38,000 प्लस है, 38,000 प्लस। क्लर्क का 20,000 और एसओ का 23,000 से 50,000 वैरी करता है, ठीक है? इसी तरह से एसबीआई पीओ का है आपको 40,000 से लेकर के 1 लाख तक। इस पे स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको सिटी पे। अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी मिला हुआ है, तो आपकी सैलरी 40,000 से लेकर के 1 लाख के बीच वैरी करता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं कि आपको अलाउंसेस काफ़ी मिल जाते हैं, होम अलाउंस और अलग-अलग वगैरह-वगैरह आपको बहुत मिल जाते हैं। तो ये सब मिला के आपको 75,000 से 1 लाख के लगभग चला जाता है। अदरवाइज़ अदर सिटीज़ में आपको नॉर्मल ही है। इसी तरह से एसबीआई क्लर्क का जैसे आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वही है 21,000 प्लस है। जो कि 21,000 प्लस जाता है मतलब 21,000 से 40,000 के बीच भी जाता है, ठीक है? इसी तरह से स्पेशलिस्ट का भी एसबीआई का है 32,000 से लेकर के 75,000 क्योंकि ये भी ऑफिसर ग्रेड है। प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे पीएसबी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पीओ का है ऑफिसर्स का है 25,000 से 40,000, ठीक है? क्लर्क का है 17,000 से 22,000 और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है 22,000 से 40,000, ठीक है? इसी तरह से आरआरबी जो कि हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? जो कि हम लोग के गाँव में हुआ हुआ करता है। तो इसमें है आपको ऑफ़िसर सबका 22,000 से लेकर के 34,000, क्लर्क का है 16,000 से 21,000 और इसमें आपको स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर करके कुछ नहीं होता है, आप इसको इसमें स्केल होते हैं, स्केल 3, 2, 1 तो इसी में वो अपना स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर भी चुन लेता है, ठीक है? और ये सैलरी जो है सब कुछ मिला कर के हैं, इसमें कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, डीए, एचआरए, ठीक है? सारे चीज़ जो है इंक्लूडेड है। आपको क्या होता है कि अब जब चले जाएँगे बैंक में तो आपको जब बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है। प्रोबेशनरी पीरियड को हम लोग ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं। ये आपको जनरली 2 साल का होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। इसमें आप जनरल बैंकिंग की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? आपके सीनियर सिखाएँगे सारी चीज़ें। जब देखेंगे कि आप सही हो गए, सब कुछ सीख लिए हैं, तब आपको आपको उसके हिसाब से आगे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं।
अब आता है कि whom शुड गो फॉर बैंकिंग, हु कुड बी बैंकर, मतलब कौन बैंकिंग ज्वाइन कर सकता है या कौन बैंकर बन सकता है। इसका आंसर सिंपल है कि कोई भी जिसके पास बैचलर डिग्री हो, चाहे वो आपको कोई भी एरिया फील्ड से हो, उस पे डिपेंड नहीं करता है। बीए वाले भी हो सकते हैं, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी, बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी हो सकते हैं, केमिकल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको आर्किटेक्चर वाले भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं, बीटेक जिसे बोलते हैं, बीबीए वाले हो सकते हैं, एमबीए, पीजीडीएम कोई भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट हो, ठीक है? इसमें कोई आपको एरिया क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद है कि आपको बैंकिंग जो है ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए रेदर दैन कि आप कोई पब्लिक प्राइवेट फर्म जो है वो ज्वाइन करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आदमी जो है आपको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी छोड़ के आते हैं कि नहीं जाते हैं सरकारी के लिए, जो ही कम ही मिलेंगे पैसे चाहे जो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप भी जानते होंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया है और अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आप ये जानते ही होंगे कि प्राइवेट का क्या है फंडा, कैसे आपका काम लेता है, क्या आपकी मेंटल स्थिति रहती है, ठीक है? तो ये एक आदमी स्टेबिलिटी मान के गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, तो स्टेबिलिटी इसमें सबसे बड़ी चीज़ है और आज के टाइम में पैसे भी बहुत कम नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है? तो ये मेन रीज़न है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बैंकर्स बनने के लिए। तो 2016 के हिसाब से आपको आईबीपीएस के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीओ का एज है 20 से 30 साल, क्लर्क का एज है 20 से 28 साल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एज है 20 से 30 साल के लगभग, ठीक है? और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि एज रिलैक्सेशन भी, जो कि मुझसे यहाँ पे छूट गया है ऐड करना, एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप सुन रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि अगर आप 35 साल के भी हैं तो पीओ का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, या 33 साल तक आप क्लर्क का लिख सकते हैं, या 35 साल तक एसओ का लिख सकते हैं। यही चीज़ आपको एसबीआई में भी है और पीएसबी में भी है और आरआरबी में भी है, ठीक है? तो 5 इयर्स एससी एसटी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं ओबीसी वगैरह के लिए 3 साल, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हैं उसके लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन वगैरह सब जो हैं उनके लिए 5 साल, ठीक है? पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स जो थे उनके लिए 5 साल, ठीक है? उसके बाद आपको विडो जो हैं चाहे डिवोर्स्ड हैं जो कि 9 साल से शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको मिलता है 9 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, ठीक है? तो ये आपको एज रिलैक्सेशन की बातें मैं आपको बता दिया। उसके बाद आरआरबी का अलग है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आरआरबी का आपको स्केल वाइज है। आरआरबी का आप देख सकते हैं कि स्केल 3 का जो है एज होना चाहिए 21 से 40 साल, मतलब 21 से ज़्यादा और 40 से कम, ओके? इसी तरह से आपको स्केल 2 का है 21 से लेकर के 32 साल और स्केल 1 का है 18 से लेकर के 30 साल तक। तो ये सिंपल है, एज है, ठीक है? अगर आप इस एज में हैं तो बेशक आप भर सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स, अगर नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ओके? और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ नेशनैलिटी जो है ये इंडियन होनी चाहिए, ठीक है? और भी इसमें कुछ और भी आदमी हैं, आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत वगैरह, तो वो भी आप इसके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्मेट का क्या है कि क्या-क्या लेता है। पहले क्या होता था, आपको आज से 2 साल पहले सिर्फ़ 1 एग्ज़ाम हुआ करता था और उसके लिए इंटरव्यू हुआ करता था, और अब क्या कर दिया गया है कि 2 एग्ज़ाम कर दिया गया है। ये 2 एग्ज़ाम मुझे लग रहा है इसलिए किया गया है क्योंकि स्टूडेंट का जो है आपको संख्या बहुत बढ़ गया है, ठीक है? तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि 2 एग्ज़ाम थोड़ा-सा टफ़ करने के लिए, 2 एग्ज़ाम थोड़ा-सा स्टूडेंट को फ़िल्टर करने के लिए 2 एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आईबीपीएस में देखिए जैसे कि पीटी है, मेंस भी है, और इसमें से जीडी या इंटरव्यू में से या दोनों है तो नहीं, आईबीपीएस पीओ में सिर्फ इंटरव्यू है, ठीक है? पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। इसी तरह से क्लर्क में क्या है, पीटी भी है, मेंस भी है, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपको पीटी मेंस पे ही सिलेक्शन होता है, इसमें इंटरव्यू, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है? इसी तरह से आपको एसबीआई पीओ में पीटी भी है, मेंस भी है, और इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन, जिसे जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी है,
तो आपको जब मेंस भी क्लियर किया तो आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह से एसबीआई क्लर्क में भी आपको पीटी है, मेंस है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कुछ समय पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने ग्रुप सी, ग्रुप बी वाले सब हैं, मतलब क्लर्क ग्रेड जितने हैं, उसमें सारे में से जो है पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हटा दिया है। तो इसीलिए अब इसमें भी इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह से आईबीपीएस या एसबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर में है क्या, अभी तक केवल एक ही एग्जाम है इसका, इसमें अभी तक 2 एग्जाम नहीं किया गया है। तो इसमें आपको जो है सब्जेक्ट से रहेगा या आपको कोर सब्जेक्ट से भी रहेगा। इसी तरह से आरआरबी पीओ क्लर्क जो है वो आपको ये डिपेंड करता है स्केल पर, लेकिन हाँ, उसमें भी आपको स्केल वाइज पीटी या मेंस होता है और पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सारे बैंकिंग या बैंकिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, बेसिकली आपको आईबीपीएस पीओ क्लर्क ले लीजिए, एसबीआई पीओ क्लर्क ले लीजिए, ठीक है, और आपको आरआरबीज ले लीजिए। तो इसमें जनरली मैं यहाँ पे आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों के क्लर्क का बता रहा हूँ। तो सिलेबस फॉर पीटी है, आपको एप्टीट्यूड होता है जो कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है। उसके बाद आपको रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। आपको पीटी में 3 ही सब्जेक्ट से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप कि आपका मैथ ठीक है तो आपका रीजनिंग भी ठीक रहेगा, लेकिन शायद अगर आपका इंग्लिश नहीं बेहतर है तो बेहतर होगा कि आप इंग्लिश पे ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अब आगे देखते हैं सिलेबस फॉर मेंस क्या है। तो मेंस में क्या है आपको कि ये 3 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश तो रहेंगे ही, साथ ही 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं। वो क्या है, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स और कंप्यूटर नॉलेज। अब देखते हैं आगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ का देख लीजिए कि पीटी में आपको एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 1 घंटे का टोटल टाइम दिया जाता है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ टोटल टाइम, ठीक है। कोई सेक्शन वाइज नहीं है कि इस सेक्शन पे इतना, इस सेक्शन पे इतना, इस सेक्शन पे इतना, ठीक है। जबकि मेंस में देखिए, आप देख रहे होंगे कि एप्टी में 50, रीजनिंग में 50, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 कर दिए जाते हैं। इसमें जीए और कंप्यूटर के मिलाकर के 60 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ता है और ऊपर भी आपको क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस मिला के आपको इसमें जो है 140 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या होता है कि सेपरेटली टाइम भी रहते हैं, ये सेक्शन मेंस के। जैसे कि एप्टी आपको रहेगा 50 क्वेश्चन है तो 40 मिनट का रहेगा, रीजनिंग 50 है तो 40 मिनट का रहेगा, इंग्लिश 40 है तो 30 मिनट का, जीए 40 है तो 30 मिनट का और कंप्यूटर सिर्फ 10 मिनट के रहेंगे। टोटल मिला के 140 मिनट्स। इसी तरह से आईबीपीएस क्लर्क में आपको जो है पीटी में 35 अगेन, रीजनिंग 35 अगेन, इंग्लिश में 30, टोटल 100 ऑफ 60 मिनट्स। अगेन आप मेंस में देख लीजिए 200 ऑफ but 135 minutes, again this is separately timed, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, एसबीआई का थोड़ा सा फंडा अलग है, तो इसलिए हमने क्या किया कि एसबीआई का टैबलेट थोड़ा सा अलग बना लिया। अब देखिए एसबीआई पीओ का पीटी, ठीक है। एसबीआई पीओ का पीटी देखेंगे आप, तो इसमें देखिए कि इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क्स के, एप्टीट्यूड में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन ऑफ 100 ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है। 100 मार्क्स के रहते हैं लेकिन 60 मिनट्स का रहता है टोटल टाइम। वही आप मेंस में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रीजनिंग में क्या करता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को एक में मिक्स करता है जिसमें 45 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें आ जाता है एक, ठीक है। तो ये रहता है 35 क्वेश्चन 60 मिनट का, इंग्लिश रहता है 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आता है आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट का 40 मार्क्स का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हो जाते हैं 155, मार्क्स हो जाते हैं 200 और टोटल टाइम जो होता है ड्यूरेशन मिलता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं
आई मीन मेंस में जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको एडिशनल 30 मिनट्स का पेपर आएगा। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है, जो कि एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब एस्से राइटिंग या लेटर राइटिंग का एक तरह से। ठीक है, कि आप राइटिंग में कैसे हैं, रिटन कैसे आप किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए अब आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 मार्क्स का वो भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पहले जैसे कि मैं बताया ऑफलाइन रहता था तो आपको नोटबुक मिलता था, उस पे आपको पेन से लिखना हुआ करता था, क्वेश्चन दिया हुआ रहता था। अब ये आपको ये भी ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इसीलिए जैसे कि ऑनलाइन कर दिया इसका मतलब है आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करने होंगे। ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर टाइमिंग एंड कीबोर्ड। ओके, और एक बात और, जब इसका रिजल्ट आता है तो पीटी के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते हैं, केवल मेंस। ठीक है, और आपको ये इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और जीडी में आपके जो मार्क्स आते हैं जीडी इंटरव्यू में, वही केवल 3 ऐड होते हैं। पीटी का कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है। और अब देखिए, आप एसबीआई क्लर्क पीटी और मेंस का पैटर्न देखेंगे तो मैंने ये बस एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूँ, आपको उसी के इंफॉर्मेशन ब्राउचर से, एसबीआई के इंफॉर्मेशन ब्राउचर से। इसमें भी देखिए आप, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन ऑफ 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी ऑफ 35 क्वेश्चन ऑफ 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 1 आवर। ओके, इसी तरह से मेन एग्जामिनेशन आप देख लीजिए कि सब इसमें जनरली 4 सेक्शन रहते हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस बोलते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश रहते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एप्टीट्यूड रहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क के। टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे आपको 200 मार्क्स के। और इसमें सेपरेटली ये टाइम्ड है, देखेंगे आप तो ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल टाइम आपको 2 आवर 40 मिनट के मिलेंगे। नीचे लिखा हुआ भी है, आप जैसे देख सकते हैं कि each test will have separately timing as mentioned above। ओके, और ये दोनों जो है आपको और पीओ का भी और क्लर्क का भी, दोनों जो हैं पीटी और मेंस, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है वहाँ पे अलग से लिखा रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव भी पेपर है। और देखिए नीचे लिखा हुआ, द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश विल बी बाइलिंगुअल। जनरल इंग्लिश का छोड़ के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, इंग्लिश तो हिंदी में नहीं हो सकता ना, इसलिए इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। जी, तो मैं आपको एक बात और बताना यहाँ पे चाहूँगा। आपको क्या होता है कि सिर्फ मान लीजिए कि 100 मार्क्स का है, तो 100 में से मान लीजिए कि कट ऑफ जाता है 60, तो टोटल अगर आप 60 लेके आ गए तो उससे नहीं होगा, इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है। मैं आपको कट ऑफ का सेक्शन आगे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप नेगेटिव किए तो देखेंगे अब नीचे लिखा हुआ 1/4 मार्क जो है आपको नेगेटिव गलत आंसर के लिए कटेंगे। तो आगे मैं आपको अब इसके मार्क्स एनालिसिस बताऊंगा किसी दिन, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और मैं बहुत आगे तक इसमें जाऊँगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाऊँगा, बताऊँगा। होप आप लोग को पसंद आएगा ये सारी चीज़ें। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।